हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल मैं नीरज। और आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ केमिस्ट्री के एमपीएससी नर्सिंग के लिए। आप इसमें से यूपीपीएससी नर्सिंग के बच्चे हैं वो भी इसमें से पढ़ सकते हैं और कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चंस आपके ऐसे आ जाएं। तो एमपीएससी नर्सिंग में थोड़े लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं और कुछ आपके न्यूमेरिकल पोर्शन भी है जो मैंने आपको कराया है। तो ये जो चैप्टर है आपका, ये सीरीज़ है आपकी हैशटैग चैप्टर वाइज सीरीज़ में आपको करा रही हूँ। ये हैशटैग चैप्टर वाइज सीरीज़, ठीक है। अब ये चैप्टर वाइज सीरीज़ ही आपकी चलने वाली है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला, तब तक सीरीज़, ठीक है। इसमें सारे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, जो जो मेन क्वेश्चंस हैं, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको कराऊंगी। और पहला चैप्टर है ये केमिस्ट्री का, वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो 11वीं केमिस्ट्री से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 11वीं की केमिस्ट्री है उससे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जो मेन चैप्टर होते हैं, मेन चैप्टर होते हैं, उनको भी मैं ये करा दूंगी, ठीक है, चिंता मत करो, ठीक है। जो मेन मतलब जिनका वेटेज ज़्यादा है जिन चैप्टर का, उनको भी करा दूंगी मैं। तो इस चैप्टर का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसका वेटेज काफ़ी है, क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो इसलिए मैं इनको पहले ले रही हूँ, ठीक है। और सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस आप सोच लें, जैसे मैं क्वेश्चन करा रही हूँ आपको, उसमें सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन सोच लें। और एक और बात बता दूँ बेटा आपको मैं, कि मेरी पिछले साल की एक क्या है प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैंने उसमें भी चैप्टर वाइज सीरीज़ कराई हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कराए हैं आपको, तो उसमें भी आप देख सकते हो। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप देखें ज़रूर, ठीक है, उसे भी। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो कह रहे क्या हैं, हिंदी में भी मैं इसका अनुवाद लेके आई हूँ, दोनों ही लैंग्वेज में आपके लिए है ये, ठीक है। तो इसमें से आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है, किसके, एटम और मॉलिक्यूल के बारे में। तो जो ट्रू स्टेटमेंट है वो क्या है, वो है आपका थर्ड ऑप्शन सही है इसमें। वी कैन स्टेबलाइज अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द मास एंड नंबर ऑफ दीज पार्टिकल्स, ठीक है। हिंदी में देख लीजिए इसका अनुवाद, हिंदी में कह रहे हैं, परमाणुओं और अणुओं के विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है आपको। तो इसमें से जो कथन सत्य है वो क्या है, हम इन कणों के द्रव्यमान और संख्या के बीच एक मात्रात्व संबंध को स्थिर कर सकते हैं। ये आपका हिंदी में इसका पूरा सारांश है या अनुवाद है, जो भी है आप कह सकते हो। तो मैंने सोचा कि बच्चे बोल रहे थे कि मैम आप बाईलिंगुअल में कराइए, दोनों लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। तो जो भी बच्चे हैं, जो इवन एम्स पैरामेडिकल का भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आप इससे कर सकते हो, ठीक है। अब आगे देखिए, क्वेश्चन कह रहे हैं, सेकंड बोल रहे हैं कि टू इफेक्टिव ड्रग्स विच एक्ट एज लाइफ सेविंग ड्रग्स फॉर कैंसर थेरेपी एंड एड्स विक्टिम रेस्पेक्टिवली आर, ठीक है। तो यहाँ पे टू है बेटा, यहाँ पे TWO होगा यहाँ पे, ठीक है, TWO, टू इफेक्टिव ड्रग्स हैं, ठीक है। उसमें से आपको बताना है कि इनमें से जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं फॉर कैंसर थेरेपी के लिए भी और एड्स विक्टिम रेस्पेक्टिवली आर उसके लिए भी, तो वो कौन से हैं, वो आपके हैं, थर्ड ऑप्शन इसमें सही है आपका, टेक्सोल एंड AZT, इसका है एजिडोथायमिडीन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये है। तो ये टू इफेक्टिव ड्रग्स हैं जो कैंसर थेरेपी और एड्स विक्टिम रेस्पेक्टिवली के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। हिंदी में अनुवाद देखिए, हिंदी में कह रहे हैं, प्रभावी दवाओं में जो क्रमशः कैंसर चिकित्सा और ऐसे पीड़ितों के लिए जीवन रक्षक दवाओं के रूप में काम करती हैं या कार्य करती हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, टेक्सटोल और AZT बोलते हैं उसे, एजिडोथायमिडीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटली हैजार्डियस refrigerants is responsible for ozone depletion in the stratosphere। तो सभी को पता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उन्होंने घुमा दिया है और थोड़ा सा लैंग्वेज वाला बना दिया है, लेकिन इसका सभी को पता है कि ओजोन डिप्लीशन में कौन सी गैस ज़्यादा वो कर रही है, रिस्पॉन्सिबल है। तो वो कौन सी आपकी CFC, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो इसमें जो आपका हिंदी अनुवाद है वो कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय रूप से खतरनाक रेफ्रिजरेंट समताप मंडल में ओजोन रिक्तीकरण के लिए जिम्मेदार है। तो वो आप CFC गैस, जो आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखना है आपको, क्या है इसकी फुल फॉर्म, क्या है, CHLORO और फ्लोरोकार्बन, कार्बन्स, ठीक है। तो ये आपका
इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं अबाउट किसके बारे में, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। तो कह रहे हैं आपसे कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसके बारे में, किसके बारे में, अरेंजमेंट किसकी, पार्टिकल्स की और डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। तो इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें, ठीक है बेटा, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। कह रहे हैं कि लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम होता है लिक्विड के पास में एंड डेफिनेट शेप होता है, हाउएवर दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। तो लिक्विड में ऐसा नहीं होता है कि हो, तो ये वाला आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन ऑप्शन क्या है बेटा आपका, इनकरेक्ट है, क्योंकि आपके लिक्विड होते हैं डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है, डेफिनेट शेप, और वो ऐसा नहीं होता कि कंटेनर में डाल दो तो वो शेप वैसा ही कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। आगे देखिए, ये वाला दोनों ही सही हैं कि सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप होता है, गैसेस हैव आइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप, दे कम्प्लीटली ऑक्यूपाई द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। तो ये सही है आपका, ऑल ऑफ दीज इसमें सही होगा, इसमें बी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। हिंदी में देख लीजिए इसी क्वेश्चन को, कह रहे हैं कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में कणों की अवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। तो ठोसों का निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है, सही है ये वाला स्टेटमेंट। बी आपका स्टेटमेंट इसमें गलत है, कह रहे हैं कि तरल पदार्थों का निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है, हालांकि वे जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है, ये कथन आपका गलत है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर। इनमें से कौन सा मिक्सचर नहीं है वो आपको बताना है, और हिंदी में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है, ठीक है। तो इसमें से जो मिश्रण नहीं है, गैसोलीन एक मिश्रण है, और आपका डिस्टिल्ड अल्कोहल भी, आपका डिस्टिल्ड अल्कोहल नहीं है, आपका एलपीजी भी है, आयोनाइज स्टेबल सॉल्ट भी है। तो आपका बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कि डिस्टिल्ड अल्कोहल एक मिक्सचर नहीं है, तो ये आसुत जो शराब होती है वो आपकी मिक्सर एक नहीं है, मिक्सचर। आगे देखिए, क्वेश्चन 6 बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है तो आप लगा सकते हो। तो कह रहे हैं कि आपको अंडरलाइन कर लेना है, आपको देखो करेक्ट पूछ रहा है आपसे, तो ये जो एग्जाम होता है सीबीटी होता है सभी को पता है ना, तो ये करेक्ट पूछ रहे हैं आपसे। कह रहे हैं कि 2 और मोर एटम्स कंबाइन टू गिव मॉलिक्यूल्स, ओके, ठीक है, स्टेटमेंट सही लग रहा है मुझे। फिर कह रहे हैं आपसे कि द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इन अ फिक्स्ड एंड डेफिनेट रेशियो, ये भी मुझे सही लग रहा है ऑप्शन, ठीक है। फिर कह रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल एंड केमिकल मेथड, नहीं ये गलत है, ये ऑप्शन आपका गलत है। तो आपका बी, ए और बी दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, ये करेक्ट है, ये आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि दो या अलग मतलब दो या और ज़्यादा एटम्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं मॉलिक्यूल बन जाता है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहे हैं कि जो आपके यौगिक होते हैं मतलब एटम्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उनके आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, प्रेजेंट कंपाउंड हो सकते हैं इन अ फिक्स्ड एंड डेफिनेट रेशियो, बिल्कुल प्रेजेंट हो सकता है। तो आपका बोथ ए एंड बी सही होगा। क्वेश्चन देखिए हिंदी में इसी का अनुवाद कि दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। किसी यौगिक में विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित एवं निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, बिल्कुल सही है। तो ए और बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए 7 बोल रहे हैं, थोड़ी लॉन्ग वीडियो हो सकती है तो प्लीज़ आप माइंड मत करना। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई एक्स एंड हैज़ बाय, एक्स एंड बाय रेस्पेक्टिवली आर। मैटर क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हिंदी में अनुवाद है, कह रहे हैं पदार्थ वह वस्तु है जो एक्स पर व्याप्त है और जिसमें बाय है, ठीक है। क्रमशः एक्स और बाय क्या है वो आपकी बतानी है। तो इसमें जो एक्स और बाय है वो क्या है, शेप एंड मास है। जस्ट अ मिनट, सॉरी बेटा, शेप एंड मास है, ठीक है। तो एक्स और वाई क्या होगा यहाँ पे, एक्स है हमारी शेप और वाई है क्या बना रहा है, मास। तो ये क्या हो जाएगा, स्पेस, सॉरी स्पेस है, शेप कह रही हूँ मैं, स्पेस एंड द्रव्यमान, मतलब अंतरिक्ष और द्रव्यमान हो जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 8 कह रहे हैं आपसे एनी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस और मेजरमेंट इन इज रिप्रेजेंट बाई ए फॉलोड बाई बी इज इन विच इट इज़ मेजर्ड। ए एंड बी रेस्पेक्टली आर क्या होंगी वो आपको बताना है। तो ए एंड बी है वो क्या है, नंबर और यूनिट्स हैं आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें भी ए संख्या है, बी इकाइयाँ हैं, मतलब यूनिट्स हैं। हिंदी में कह रहे हैं किसी भी मात्रात्मक अवलोकन या माप को ए द्वारा दर्शाया जाता है और उसके बाद बी द्वारा दर्शाया जाता है।
जिसमें ऐसे मापा जाता है, क्रम से ए और बी क्या है वो आपको बतानी है। क्वेश्चन देखिए 9 कह रहे हैं चूज द इनकरेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से आपको इनकरेक्ट पूछना है कि इनकरेक्ट क्या होगा वो बताना है। तो ये वाला क्वेश्चन आप करोगे, इजी क्वेश्चन है बहुत ही, और आप कर सकते हो इसको। तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट में लिखना है 9XYZ, ठीक है। जो भी आपका आंसर हो वो मुझे बताना, 1 हो, 2 हो, 3 हो, जो भी आपका हो। हिंदी में अनुवाद है इसका, निम्नलिखित में से गलत विकल्प आपको चुनना है। तो इसमें भी से अभी आपको यही क्वेश्चन आपको करना है, मैं नहीं बताऊंगी इस क्वेश्चन को, ठीक। बहुत इजी क्वेश्चन है, यूनिट मेजरमेंट में से आ गया है, जो फिजिक्स का चैप्टर है आपका फर्स्ट चैप्टर। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ CGPM? एक्सपेंशन पूछा, मतलब फुल फॉर्म पूछी है इनडायरेक्टली उन्होंने। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कॉन्फ्रेंस जनरल डैश पॉइंट्स एट मेजर्स, ठीक है। तो इसका भी वही विस्तार पूछा है, तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 बोल रहे हैं आपसे A of a substance is the amount of matter present in it while B is the force exerted by gravity on an object. A और B respectively आर क्या होंगे वो आपको बताना है। तो हिंदी में कह रहे हैं कि किसी पदार्थ का A उसमें मौजूद पदार्थ की मात्रा है, ठीक है। A क्या है, उसमें मौजूद पदार्थ की मात्रा है, मीन्स क्या है, वेट है ना। जबकि B किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा लगाया गया बल है, मान लिया हमने। तो क्रम से ए और बी क्या होगा। तो अगर हम कह रहे हैं यहाँ पे कहना कि बी क्या कह रहा है, वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा लगाया गया बल है, वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा लगाया गया बल है, हाँ तो मास होगा डेफिनेटली। वेट और मास आपका इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब वजन और द्रव्यमान। क्वेश्चन देखिए 12 कह रहे हैं अ बाइवेलेंट मेटल हैज़ एन इक्वलेंट मास ऑफ 32। कितना है, इक्वलेंट मास कितना है बेटा बाइवेलेंट मेटल का, 32 है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मेटल नाइट्रेट इज क्या होगा। तो इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं, कैसे होगा देखिए। तो देखिए बाइवेलेंट मेटल आपको दे रखा है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इनका एटॉमिक मास निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ पे एटॉमिक मास मैं ऐसे शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ मेटल, ये आपका मेटल ही तो है, इसका ही तो इक्विवेलेंट मास दे रखा है। तो एटॉमिक मास ऑफ दी मेटल क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ, इक्वल्स टू 32 इंटू 2। अब 2 क्यों किया, क्योंकि बाईवेलेंट उन्होंने दे रखा है, ठीक है, इसलिए 2 किया है। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 64, ये आपका एटॉमिक मास हो गया मेटल का। अब देखिए फार्मूला ऑफ मेटल नाइट्रेट, अब फार्मूला मास मॉलिक्यूलर आपसे फार्मूला पूछा है, मॉलिक्यूलर मास पूछा है किससे, किसका, मेटल नाइट्रेट का। तो मेटल नाइट्रेट का जो हम जो फार्मूला होता है वो आपको हम बता रहे हैं। ये इसमें क्या करना है आपको कि हमें मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, हमारी जो नाइट्रोजन होती है, एक नाइट्रोजन पे 14 होते हैं, मॉलिक्यूलर मास 14, ठीक है। अब इसका दूना है तो 2 इंटू 14 कितना हो गया हमारा 28 हो गया, 14 दूनी 28 होते हैं, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर मास किसका आ गया, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास हो गया, नाइट्रोजन का, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। फिर हमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू 3 है यहाँ पे, मतलब 6 दूनी 6 है सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा 16 होता है हमारा ऑक्सीजन का, तो 16 6 का कितना हो जाएगा 96, ऐसे निकाला है वो आगे, ठीक है। तो देखिए कह रहे हैं आपसे कि मास निकालना है हमें, मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू कितना हो जाएगा MnO3 का होल ट्वाइस। तो मॉलिक्यूलर मास ही पूछा है आपसे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मेटल नाइट्रेट, ठीक है। तो इसका क्या था हमारा 64 था, मैंने आपको बता दिया था कि याद रखना। और फिर प्लस में आपका n कितना है 2 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 28 प्लस आपका 96 हो जाएगा। आप 16 छिक्के कर लेना, 16 छिक्के 96 इतना होता है ना, आपको याद रखना है। तो ये प्लस करने के बाद में आपके सामने आ जाएगा 188, आपका ऑप्शन हो जाएगा, मतलब आपका डी ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। ऑप्शन इसके आपका आंसर है, आपका डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 188 इसका आंसर है, सही है, ठीक है। वैसे ही आपका ये है। अब मैं क्या बताऊँ इसको, हिंदी में बताऊँगी या बहुत देर लग जाएगी। देखिए कह रहे हैं कि आपका द्विसंयोजक धातु का जो समतुल्य द्विसंयोजक धातु का समतुल्य द्रव्यमान कितना है 32 है, ठीक है 32 है। और धातु नाइट्रेट का आणविक द्रव्यमान आपको बताना है, आणविक द्रव्यमान, ठीक है। अब इसमें क्या निकालना है, हिंदी में कैसे लिखते हैं हिंदी में एटॉमिक मास को क्या बोलते हैं, परमाणु नहीं अणु द्रव्यमान शायद बोलेंगे,
हाँ अणु द्रव्यमान ही बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अणु द्रव्यमान जो हो जाएगा, द्रव्यमान इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 32 इंटू 2। क्यों है यहाँ पे 2 क्यों किया है, क्योंकि द्विसंयोजक है इसलिए। तो यहाँ पे 64 हो जाएगा अणु द्रव्यमान। आया समझ में। फिर आपको क्या करना है आगे, अगर इंग्लिश वाले थोड़े से आप कंफ्यूज रह गए हो तो आप दोबारा से समझ लो इसको। बस आप यहाँ पे हिंदी लिखते जा रहे हो, वहाँ पे इंग्लिश रिप्लेस कर देना, बस इतना है। अब पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है आपसे धातु नाइट्रेट का आणविक द्रव्यमान पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो हम आणविक द्रव्यमान को निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि जो फॉर्मूला है आपका मेटल नाइट्रेट का, वो पहले लिखना पड़ेगा हमको। तो मेटल नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो फार्मूला तो समझते हो गया आप। फार्मूला की हिंदी में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं बेटा, सूत्र कहते हैं, सूत्र शायद। ठीक है, सूत्र किसका, मेटल नाइट्रेट का। धातु, इतना तो आप समझ जाओगे यार, धातु नाइट्रेट, ठीक है। वो क्या होगा आपका, वो हो जाएगा आपका MnO3 का होल ट्वाइस। ये आपका सूत्र हो गया किसका, धातु नाइट्रेट का। अब क्या आपको मास निकालना है, मास निकाल दो, मतलब आणविक द्रव्यमान निकालना है, वो निकाल दो। आणविक द्रव्यमान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, किसका, MnO3 का होल ट्वाइस, उसका आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो M का कितना निकाला था हमने, मतलब जो आपका ये है द्विसंयोजक जो मेटल है, मेटल मतलब उसका क्या था हमारा, वो था हमारा 64 + 28, ये आपका नाइट्रोजन का हो गया, ठीक है। उसके बाद में 96 आपका ऑक्सीजन का हो गया। तो ये टोटल करके 188 आ रहा है। आए समझ में। ये आपका आणविक द्रव्यमान निकल आया किसका, धातु नाइट्रेट का। तो ऐसे सभी का निकाल लेना है। किसी भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि जैसे देखिए मान के चलिए कि यहाँ पे 32 की जगह पे उसने दे दिया यहाँ पे 14, मतलब नाइट्रोजन दे दिया, नाइट्रोजन दे दिया, ठीक है। नाइट्रोजन अगर वो दे देगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमको पता ही है, ठीक है। नाइट्रोजन का दे दिया है यहाँ पे, तो ये ऑक्सीजन का अगर आपको दे देगा, यहाँ पे नाइट्रोजन का दे रखा होगा, यहाँ पे 32 की जगह पे नाइट्रोजन उसने बोल रखा होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये कर दोगे 14 × 2 28 हो जाएगा। मतलब इवेंचुअली वो कह रहा है मेटल आपको धातु लेना है, धातु लेनी है आपको। तो धातु जो भी है आप ले सकते हो, वो ले सकते हो, ठीक है। तो मेटल का यहाँ पे रख के आराम से वही क्वेश्चन रख सकते हो, वैल्यू चेंज कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आगे क्वेश्चन देखिए बेटा, आगे क्वेश्चन कह रहा है आपसे, गिवन दैट द एबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स कितना है, 54 आपका Fe है, ये आपका मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, ठीक है। 54 Fe है, 56 Fe है और 57 Fe है, और परसेंटेज दे रखी है 5%, 90% और 5%, ठीक है। तो इससे पूछ रहे हैं आपसे कि रेस्पेक्टली जो एटॉमिक मास है Fe का वो बताना है। तो यह देखते हुए कि आपके जो आइसोटोप्स हैं 54 Fe, 56 Fe और 57 जो आपकी Fe है की प्रचुरता कितनी है आपको दे रखी है, 5%, 90% और 5% ये दे रखी है। तो Fe का परमाणु जो द्रव्यमान है वो आपसे पूछा है। जो परमाणु द्रव्यमान है वो कैसे निकालेंगे हम, तो हम इसका फॉर्मूला होता है एक, आप याद रखना, हिंदी में बता दे रही हूँ मैं आपको। तो जो एटॉमिक एवरेज एटॉमिक वेट, एवरेज को मतलब क्या बोलते हैं, औसत परमाणु वेट, जो भी आप बोलना चाहते हो। तो औसत परमाणु द्रव्यमान बोल सकते हो आप, द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान ऐसे निकालते हैं। कैसे है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो आपके आइसोटोप्स हैं उनको लिख लो, और जो आपकी प्रचुरता देखी है उसको भी इंटू कर लो दोनों को। तो 54 × 5 + 90 × 56, और प्लस में आपको क्या करना है, 5 इंटू जो भी लास्ट का बचा हुआ है आपका आइसोटोप्स, मतलब मास ही है ये, मॉलिक्यूलर मास, तो 57 अपॉन में 100 कर देना, ठीक है। जो आपका सॉल्व कर लोगे आप, जो भी आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका बी ऑप्शन। तो 55.95 इसका ऑप्शन आ जाएगा। और डायरेक्टली आप याद कर सकते हो कि परमाणु द्रव्यमान जो Fe का होता है 55.95 होता है, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हो। 14 क्वेश्चन है आपका, द इक्वलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट 4 दे रखा है, इट्स क्लोराइड हैज़ अ बेटर डेंसिटी ऑफ 59.25 फुल स्टॉप, देन द वे वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट इज। तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में वो है बेटा, मैं आपको बताती हूँ। हाँ तो बेटा मैंने इस क्वेश्चन को सही कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेपर डेंसिटी दे रखी है आपको, वे डेंसिटी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा गलती हो गई तो मैं आपको बता दूंगी कि ये वेपर डेंसिटी है आपकी। वेपर को क्या बोलते हैं हिंदी में, यार मुझे तो पता भी नहीं है हिंदी में वेपर को क्या बोलते हैं। वेपर मतलब होते हैं वाष्प, ठीक है, वाष्प घनत्व कितना, 59.25, इतना तो थोड़ा बहुत पता चल गया मुझे बेटा। देखिए तो इवेंचुअली बेसिकली आपको वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड देखनी है। तो वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड आपको दे रखी है
वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड, ठीक है, वो दे रखी है 59.25, ये दे रखी है। फिर आपसे कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोराइड क्या होगा, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोराइड आपका 2 इंटू कर देंगे यहाँ पे, तो मॉलिक्यूलर मास यहाँ से निकल आएगा, तो कितना आ जाएगा 118.5। ये आपका वेपर डेंसिटी का मतलब जो क्लोराइड है उसका मॉलिक्यूलर मास निकल आएगा यहाँ से। फॉर्मूला क्या है हमारा, जो उसका है किसका, वैलेंसी इवेंट, जो हमें मतलब बेसिकली वैलेंसी निकालनी है, तो जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फार्मूला अगर हम मान के चलते हैं कि यदि आपका जो फार्मूला है वो क्या हो, MCl का n स्क्वायर, ये आपका फार्मूला है उसका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, m प्लस n इंटू 35.5, ये क्या है आपका मॉलिक्यूलर मास है किसका, किसका क्लोराइड का, और इक्वल्स टू 18.5, ये हो जाएगा। बाकी अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें इंटू इंटू कर देना है, इंटू करके जो भी आपकी n की वैल्यू निकलेगी उसको हम क्या बोल देंगे, उसकी वैलेंसी निकल आई है वो, तो जो n की वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, वो 3 निकल आएगी आपकी वैलेंसी, ठीक है। ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेना है। वैसे ही आप नीचे वाले जो क्वेश्चन देख रहे हो बेटा, हिंदी वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको यही करना है कि आपका जो घनत्व है, जो आपका वाष्प घनत्व है क्लोरीन का, वो कितना है 59.25 है, और इसका मॉलिक्यूलर जब वेट निकालेंगे तो क्लोराइड 2 कर देंगे क्योंकि Cl2 है इसलिए, ठीक है, तो मैंने 2 कर दिया है। उसके बाद में 18.85 आ जाएगा, मतलब 18.5 आ जाएगा, इस मिनट रुकिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 18.5 आ जाएगा, ये आपका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा किसका, क्लोरीन का। और फार्मूला हमने क्या माना है, फ्लोरूरा हमने माना है Cln का होल ट्वाइस ये। उसके बाद में आपको जो भी चीज़ें हैं वो लिख देनी है, m ये मेटल है आपका, प्लस n हो गया इंटू 35.5, ये क्या है आपका मॉलिक्यूलर मास है किसका, क्लोरीन का, और 5। तो ये सारी चीज़ सॉल्व करने के बाद में आपका 3 वैलेंसी आ जाएगी, तो इसमें आप आंसर जो क्या है वो 3 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर भी 3 आंसर हो जाएगा आपका। 15 क्वेश्चन देखिए, द वेट ऑफ लाइम ऑब्टेन बाई हीटिंग 200 kg ऑफ 90% प्योर लाइम स्टोन इज, अच्छा ठीक है, क्या बताना है आपको, वेट बताना है, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को देख लीजिए आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, तो इसमें आपको क्या निकालना है, वेट निकालना है, ठीक है, वेट निकालना है, तो क्या करेंगे आप 95 है ना, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है बेटा, यहाँ पे 95 होगा, ठीक है, यहाँ पे भी 95, हिंदी में कह रहे हैं 95% शुद्ध चूरा पत्थर को 200 किलोग्राम गर्म करने पर प्राप्त चूने का वजन कितना होगा, वो आपको बताना है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले 200 kg जो आपका क्या है, लाइम है, ऑफ 95%, ये आपको निकाल लेना है पहले, प्योर मीन्स, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, 95 ऊपर रखोगे, अपॉन में 100 रखोगे, इंटू 200 कर लोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ पे 95 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 190 kg हो जाएगा। इतना निकल आया, निकल आया। अब आपको क्या करना है, अब क्या करना है आपको कि जो आपका लाइम स्टोन का फॉर्मूला होता है वो लगाना है आपको, तो क्या करेंगे, CaCO3 हीट करेंगे इसको हम लाइम को, और हमें किसमें मिल जाएगा, CaO और प्लस CO2, ये इस 2 चीज़ों में टूट जाएगा, ठीक है। इनका हम मॉलिक्यूलर मास देख लेंगे, तो मॉलिक्यूलर मास कितना है हमारा 40 हो जाएगा कैल्शियम का, प्लस 12 हो जाएगा हमारा कार्बन का, प्लस 3 इंटू 16 मतलब ऑक्सीजन हो जाएगा, 3 इंटू 16 कितने होते हैं, 3 इंटू 16 आपके हो जाएंगे 16 एकम 16 16 32 16 48 48, ठीक है। अब इनका भी लिख लो, इनका भी लिख लो 40 प्लस 16, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, 100 में मिल रहा है आपको 56, यहाँ पे बंद कर दो इसको, 56, और ये 190 में आपको मिल रहा है, वेट बताना है, मतलब 100 में 56 आपका वेट आ रहा है इसमें, 100 जब उनका वेट है तो 56 है, तो 190 में आपका वेट कितना होगा वो आपको बताना है। इसमें क्या आपको यूनिटरी मेथड लगा देना है, ठीक है। यूनिटरी मेथड जब लगाओगे आप तो 56 इंटू ये 190 किस में है, ग्राम में है, सॉरी केजी में है, तो केजी को हमें ग्राम में तब्दील कर लेना है, तो हम ग्राम में जब तब्दील करेंगे तो यहाँ पे 10 टू द पावर 3 और आ जाएगा, ठीक है, इंटू में, और अपॉन में 100 आ जाएगा। ये कैसे किया है, देखो 56 इंटू ये इधर चले गए हैं, 56 इंटू 190 कर दिया है, और 100 इंटू डब्लू इधर कर दिया, तो डब्लू इधर रह गया, यहाँ पे डब्लू रह गया है, और 100 नीचे आ गए हैं आपके। यहाँ से आप क्या करोगे, 2 जीरो काट दोगे, 2 जीरो से ये 10 टू द पावर 3 है, तो इसमें 1 जीरो बचा और 1 जीरो ये भी है, अभी ये भी बचा है, तो 56 इंटू 19 को आपको कर देना है, और 2 जीरो ही बचे हैं हमारे पास में, तो 56 और 19 को जब आप इंटू करोगे तो आपका 106.4
4 kg ये आपका आंसर आ जाएगा, इतना आंसर आपका आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा है इसमें? बी ऑप्शन आपका सही है इसमें, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही आ रहा है इसमें। 106.4 kg ये आपका आंसर सही आ जाएगा। तो ऐसे ही हिंदी वाले भी ऐसे समझ लें कि ऐसे ऐसे करना है कि हमें क्या निकालना है। सबसे पहले 200 kg का जो 95% प्योर फॉर्म है वो निकालनी है, तो आपको 95 करना है, 100 करना नीचे और उसका फॉर्मूला लिखना है, बाकी ऐसे निकालना है जैसे ही निकालते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। सारी चीज़ें ग्राम में रखी हैं हमने, एक बार याद रखना आप। 56 भी ग्राम में है और 190 जो था वो भी हमारा ग्राम में ही है। फिर देखिए 16 कह रहे हैं कि व्हाट will be the weight of CO having the same number of oxygen atom as present in 22 ग्राम of CO2। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, कह रहा है कि 22 ग्राम आपका CO2 है में मौजूदा O परमाणुओं की संख्या के बारे में के बराबर CO वाले CO का बाहर कितना होगा ये बताना है आपको। तो सबसे पहले आपका क्या करना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 22 ग्राम ऑफ CO2 हमें निकालनी है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं आपके, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम CO2 में 22 ग्राम में, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम यहाँ पे कितने हैं CO2 में 2 ही हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 2 ही है ना, तो 2 ही हैं हमारे। फिर देखिए यहाँ पे मॉलिकुलर मास निकालना है हमको, तो मॉलिकुलर मास जब हम इसका निकालेंगे, मॉलिकुलर मास कितना, CO2 का मॉलिकुलर मास, तो मॉलिकुलर मास कितना है आपका 44 हो जाएगा, 44 ग्राम में हो जाएगा। और आपसे क्या कह रहा है कि 44 ग्राम में जब आपका आ जाएगा तो वो 1 मोल में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो 22 ग्राम इक्वल्स टू 0.5 मोल आ जाएंगे, यहाँ से आपके मोल निकल आएंगे। आया समझ में। 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन्स कितना करता है, 1 मोल ऑफ CO2 कितना कंटेन करेगा, तो 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन करता है आपका 2 गुणा 6 पॉइंट जो एवोगाड्रो नंबर होती है 2 × 10⁻23 इतना कंटेन करता है 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन्स। फिर आपको निकालना है कि 1 मोल में तो निकल गया, अब 0.5 मोल में निकालना है CO2 के, ठीक है। तो वो कितना आएगा 6.02 × 10⁻23 ऑक्सीजन एटम, ऐसे आप निकाल लो इसको। फिर नंबर ऑफ एटम्स इन CO, अब नंबर ऑफ एटम CO कितना है, वो भी एक ही है, तो नंबर ऑफ एटम CO को कितना है, देखो नंबर ऑफ एटम इन CO में कितने हैं, वो एक ही है हमारा, तो एक ही है तो हम क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर का इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये आपका एवोगाड्रो नंबर हो गया, सोडियम नहीं है, एवोगाड्रो नंबर है, ठीक है। 1 मोल ऑफ CO कितना हो जाएगा, 1 मोल ऑफ CO जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 1 मोल ऑफ CO हमारा बराबर हो जाएगा Na के बराबर, मतलब एवोगाड्रो नंबर के बराबर, ठीक है। आया होगा आपको समझ में, आई होप, ठीक है ना, Na के बराबर हो जाएगा। फिर कह रहे हैं आपसे कि जब 1 मोल ऑफ CO इसके बराबर हो जाएगा तो मॉलिकुलर मास ऑफ CO कितना हो जाएगा, तो मॉलिकुलर मास ऑफ CO बता दो, मॉलिकुलर मास ऑफ CO, मॉलिकुलर मास ऑफ CO इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 + 16, फालतू कोई करवाया है ये सब कुछ, और 28 आपका आंसर आ जाएगा, मतलब 28 ग्राम आपका आंसर इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा 28 ग्राम, ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक है। बेसिकली वेट ऑफ CO पूछा है आपसे बस, और कुछ भी नहीं निकालना है इसमें, ठीक है। वेट ऑफ CO पूछा था, वेट ऑफ CO ही आपको निकालना था, वेट ऑफ CO डायरेक्ट निकाल देते, आपका आंसर आया 28, फालतू को घुमाया उसने। इसमें भी वही वेट ऑफ CO पूछा है आपसे, मॉलिकुलर वेट जो मास होता है, तो मॉलिकुलर मास को क्या बोलते हैं हम, मॉलिकुलर मास मतलब परमाणु द्रव्यमान पूछा है आपसे CO का, तो वो आपको निकाल देना है, ठीक है, इतना ग्राम में आ जाएगा। फिर देखिए आगे क्वेश्चन 17 बोल रहे हैं आपसे, कुछ ही क्वेश्चन रह गए हैं बेटा, 3 क्वेश्चन और रह गए हैं। एम्पिरिकल फार्मूला पे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो कह रहे हैं द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2, 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड हैज़ अ मास ऑफ 42 ग्राम्स, इट्स मॉलिकुलर फार्मूला इज, क्या है ये आपको बताना है। तो कह रहे हैं कि किसी यौगिक का अनुभज्यन जो सूत्र है, अनुभज्यन सूत्र क्या है, CH2 है, और इस यौगिक के 1 मोल का द्रव्यमान 42 ग्राम है, इसका आणविक सूत्र कितना होगा वो आपसे बताना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका जो हिंदी वाला बता दे रही हूँ मैं, इंग्लिश में आप समझ जाना कि वेट ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। तो यहाँ पे द्रव्यमान लिखूँ क्या लिखूँ, द्रव्यमान लिख दी, द्रव्यमान, एक मिनट, अनुभज्यन सूत्र का द्रव्यमान, ठीक है, कितना हो जाएगा, सूत्र क्या है CH2 है, तो इसका द्रव्यमान जो हो जाएगा 12 प्लस का आपका 2,
ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो हमारा ये मास निकल आया किसका, इसका मास निकल आया बेटा। यहाँ से ही आप इंग्लिश में भी कर सकते हो, वेट एम्पिरिकल फार्मूला का वेट CH2 इक्वल्स टू हो जाएगा कितना 14। आया समझ में आपको, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं आपसे, अब कह रहे हैं आपसे कि 1 मोल का जो मास दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1 मोल का जो मास दे रखा है वो कितना दे रखा है 42 ग्राम दे रखा है, ठीक है। एन यहाँ से हम निकाल लेंगे, मॉलिकुलर वेट होता है, फॉर्मूला है ये मॉलिकुलर वेट अपॉन में एम्पिरिकल फार्मूला वेट, एम्पिरिकल फार्मूला वेट। तो मॉलिकुलर फार्मूला का वेट कितना है 42 है, एम्पिरिकल फार्मूला हमारा 14 आया है, इक्वल्स टू 3 आ जाएगा यहाँ पे। इतना आ गया, आ गया। मॉलिकुलर फार्मूला इक्वल्स टू क्या होता है, इसमें भी फार्मूले हैं। तो मॉलिकुलर जो फार्मूला होता है एम्पिरिकल फार्मूला में आप पढ़ोगे वो होता है एम्पिरिकल फार्मूला का एन, जो एन आ रही है वो इसमें मल्टीप्लाई कर देनी। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है हमारा CH2 है, CH2 और एन कितना आ रहा है हमारा 3 आ रहा है, ठीक है 3 आ रहा है। तो हमारा जो फार्मूला क्या हो जाएगा C3H6, यह आपका हो गया क्या मॉलिकुलर फार्मूला। अब मॉलिकुलर फार्मूला आपका ये हो गया, तो यही पूछा था आपसे मॉलिकुलर फार्मूला C3H6, मॉलिकुलर फार्मूला ही आपसे पूछा था मॉलिकुलर फार्मूला, ठीक है, मतलब आणविक सूत्र ही आपसे पूछा था। तो मॉलिकुलर फार्मूला आपका क्या हो जाएगा C3H6। बेटा देखो हिंदी में अगर मैं थोड़ा बहुत इधर उधर बोल दूँ तो आप माइंड मत करना, क्यों, क्योंकि हिंदी में मुझे भी नहीं पता है जो एग्जैक्ट वर्ड होते हैं उन चीज़ों के कि हाँ ये इसका वर्ड होगा ये, ठीक है। आगे देखिए बेटा, आगे कह रहे हैं आपसे 18 क्वेश्चन बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 180 ग्राम ऑफ वाटर करेक्टली, 180 ग्राम ऑफ वाटर। तो आप इसे एज इट इज़ याद कर लो, इसका जो 180 ग्राम ऑफ वाटर करेक्टली होगा वो क्या होगा आपका 6.02 × 10⁻24 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है, याद रखना है आपको। इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसमें भी देख लीजिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा 180 ग्राम पानी का सही प्रतिनिधित्व करता है, मतलब 180 ग्राम पानी का सही प्रतिनिधित्व करता है, तो वो करता है 24 वाला, ठीक है। आगे देखिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं आपसे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन अ 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन इज कितना होगा। तो वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें भी सही हो जाएगा। 1 मोलर जलीय घोल में विलय का मोल अंश क्या है ये आपको बताना है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व को ऐसे करेंगे, देखो 1 मोलर आपका दे रखा है एक्वस सोल्यूशन इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1 मोल इन 1000 ग्राम वाटर, ठीक है। फिर आगे देखिए, जो एन सॉल्यूट है आपके, एन सॉल्यूट इक्वल टू 1 हो जाएगा, और वेट जो हो जाएगा सॉल्वेंट का वो हो जाएगा आपका 1000 ग्राम, ठीक है। एन सॉल्वेंट इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 1000 अपॉन 18 इक्वल्स टू 55.56। आया समझ में, ऐसे करना है। आपके जो मोल फ्रैक्शन होते हैं वो निकाल लो। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं हम, जब मोल फ्रैक्शन हम निकालते हैं सॉल्यूट का, तो मोल फ्रैक्शन जब निकालते हैं हम तो क्या है एन सॉल्यूट होते हैं अपॉन एन सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, ऐसे आपको करना है। तो एक्स जो सॉल्यूट हो जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस 55 जो भी है आपका, जो निकलता है हमारा, जो निकल के आया था हमारा 1000 अपॉन 18 किया था जब सॉल्वेंट का वो मास निकाला था, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे, ये कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स जब निकाले थे, नंबर ऑफ मोल्स ही यहाँ पे हमने पुट किए हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स जब हम निकालेंगे 55 पॉइंट कितना था 56, मतलब 56, तो जब निकालेंगे इसको तो कितना आएगा हमारा 0.0177, ये आपका ऑप्शन आ जाएगा, मतलब ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे सिर्फ मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला सभी को पता होता है कि आपका जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट इक्वल्स टू Na अपॉन Na प्लस Nb, ऐसे करते हैं हम, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कह रहे हैं आपसे कि द मोलारिटी ऑफ अ सोल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 150 ml ऑफ 0.5 m HCl विद 250 ml ऑफ 2 m HCl विल बी, ठीक है। कह रहे हैं कि 0.5 m HCl के 150 मतलब सॉरी 750, 0.5 नहीं 0.5 m HCl के 750 ml को 2 m HCl के 250 ml के साथ मिलाकर प्राप्त घोल की मोलरता होगी, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो मोलरता की सबको पता होगा, मोलारिटी का फॉर्मूला सभी को पता होगा, क्या होता है बताना मुझे।
तो मोलारिटी का जो वॉल्यूम अगर दे रखा है आपको, तो यहाँ पे ml में जो है वो आपका वॉल्यूम है, जो ml है ये वॉल्यूम है आपका। तो हम निकाल लेंगे m, फाइनल जो m होती है वो फाइनल m इक्वल्स टू m1 mb, सभी ने पढ़ा होगा फार्मूला, m2 v2 y v1 प्लस v2। पुट कर दो इसमें फॉर्मूले में, तो v1 m1 v1 कितना है, m1 हमारा हो जाएगा कितना 750 इंटू 0.5, ये हमारा m1 हो गया, प्लस 250 ये v2 हो गया, इंटू 2 अपॉन में आपका v1 v2 कर देना है, 750 प्लस आपका 250, ठीक है। और जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे 875, ये ऊपर पूरा प्लस करके इंटू करके 875 आएगा अपॉन 1000 आएगा। जब इसको 1000 के ऊपर करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.875 आ जाएगा। मीन्स ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें, ए ऑप्शन सही है। तो आपको फार्मूला ऐसे ही याद रखना बेटा, हिंदी वाले बच्चे हैं उनका भी मैं ध्यान रखूँगी कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो एम फाइनल जो होता है हमारा क्या होता है वो m1 v1 प्लस m2 v2, मतलब मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, कर रहे हैं हम अपॉन में वॉल्यूम का कर दे रहे हैं, ये आपका फार्मूला होता है। इसी में पुट करनी है सारी वैल्यूज़। m1 क्या है हमारा, m1 यहाँ पे क्या है 0.5 है, और v1 क्या है हमारा 750 है, m2 क्या है 2 है, और v2 क्या है आपका 250 ml है। तो वहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है और आपका आंसर आप निकाल सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई, टेक केयर, लव यू ऑल बेटा।